बच्चों, अब हम सबसे पहले जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में। जैसे कि हमने कहा, ये संतृप्त होते हैं, अतः ये कम क्रियाशील होते हैं। इन्हें हम पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पैरम यानी कि कम तथा एफिनस यानी कि क्रियाशील, यानी कि इनकी क्रियाशीलता अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम होती है। बच्चों, एल्केनों का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी एल्केन का अणु सूत्र निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो साइक्लो एल्केन होते हैं, चक्रीय एल्केन होते हैं, उनका सूत्र होता है CnH2n। बच्चों, चलिए जानते हैं मीथेन की संरचना कैसी होती है। आप तो जानते ही हैं, मीथेन का सूत्र है CH4, यानी कि इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। मीथेन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। अब ये चतुष्फलकीय आकृति क्या है? चलिए सबसे पहले हम चतुष्फलक बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक ये बिंदु लिया। अब इस बिंदु से मैं बिल्कुल सीधी भुजा खींचती हूँ इस तरह से। अब इस भुजा को मैं इस बिंदु से मिलाती हूँ और इस बिंदु से तीसरी भुजा इस तरह खींचती हूँ। अब देखिए बच्चों, ये क्या बन गया? एक त्रिभुज। अब मैं एक चौथा बिंदु इसके ऊपर लेती हूँ और त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को इस ऊपर वाले बिंदु से इस तरह मिला देती हूँ। अब ये देखिए, ये बन गया चतुष्फलक। अब इसके अंदर हम मीथेन की संरचना करेंगे। बच्चों, मीथेन का कार्बन sp3 संकृत अवस्था में होता है, यानी कि इसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो चलिए संरचना बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए बीच में एक कार्बन रख देती हूँ। अब हम इसके चारों ऑर्बिटल फिट करते हैं। ये है पहला sp3 ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 ऑर्बिटल और ये चौथा sp3 ऑर्बिटल। ये चारों sp3 ऑर्बिटलों ने समचतुष्फलक की आकृति ग्रहण कर ली है। अब बच्चों, कार्बन अपने इन चारों sp3 ऑर्बिटलों के द्वारा 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से समाक्ष अतिव्यापन करता है। तो चलिए इसमें हम 4 हाइड्रोजन जोड़ते हैं। सबसे पहले मैंने ये ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ा और sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के बीच एक सिग्मा बंध बन गया। इसी तरह अब मैं दूसरा हाइड्रोजन इधर जोड़ती हूँ, यहाँ पर दूसरा सिग्मा बंध बना। यहाँ पर मैं एक तीसरा हाइड्रोजन जोड़ती हूँ, यहाँ पर तीसरा सिग्मा बंध बना और ये चौथे हाइड्रोजन के साथ चौथा सिग्मा बंध बना। इस तरह से मीथेन में कुल 4 सिग्मा बंध होते हैं। एक बात और बच्चों, यहाँ पर कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच की दूरी 112 पिकोमीटर होती है और इस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके बीच जो बंध कोण होता है वह 109.5 डिग्री का होता है। तो ये बन गई मीथेन की समचतुष्फलकीय संरचना। चलिए अब हम इनके बनाने की विधियों के बारे में जानते हैं। बच्चों, एल्केनों को बहुत सी विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। पहली विधि है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। जैसे अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? आपने पढ़ा अभी, एल्कीन और एल्काइन, यानी कि एल्कीन और एल्काइन दोनों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम की उपस्थिति में एल्कीन से संयोग करके हमें एल्केन देती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एथीन की बात करें तो यहाँ पर एथीन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है और हमें एथेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एल्काइन, जैसे कि
प्रोपाइन, इसकी हाइड्रोजन की क्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं तो हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन प्राप्त होगा। बच्चों, जब उत्प्रेरक निकेल लिया जाता है उस समय इस हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को सबाते-सैंडरेन्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी एल्केनों को बनाने की विधि है बच्चों एल्किल हैलाइडों के द्वारा। एल्किल हैलाइड से एल्केन प्राप्त करने के लिए भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहली विधि है वुड्स अभिक्रिया। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। जब शुष्क ईथरीय विलयन में एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। बच्चों, जैसे कि हमने लिया है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं की क्रिया जब हम सोडियम धातु से कराएंगे तो हमें एक उच्चतर एल्केन प्राप्त होगा। यानी कि मेथिल क्लोराइड में आप देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, लेकिन हमें इससे एथेन प्राप्त होगा जिसमें दो कार्बन होंगे। बच्चों, इस अभिक्रिया में हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो एल्किल हैलाइड हैं वो एक ही प्रकार के लिए जाते हैं और इसलिए इससे सम संख्या वाले हाइड्रोकार्बन बनते हैं। लेकिन यदि हम भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड लें तो क्या होगा? उदाहरण के तौर पर यदि हम मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड का मिश्रण लेते हैं तब बच्चों तीन प्रकार की संभावना हो सकती है। दो मेथिल मेथिल मूलक मिलकर एक एथेन दे सकते हैं, एक मेथिल और एक एथिल मिलकर हमें प्रोपेन दे सकते हैं और दो एथिल मिलकर हमें एक ब्यूटेन दे सकते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में वो एल्केन बनेगा जिसमें सम संख्या वाले कार्बन हों। तो इस तरह से एथेन और ब्यूटेन के बनने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए, अब इसी एल्किल हैलाइडों से हम दूसरी विधि से किस प्रकार एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइडों के हम अपचयन के द्वारा भी जिंक और तनु HCl के द्वारा अपचयन करके भी हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अब आप जानते हैं जब जिंक धातु की क्रिया अम्ल से होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और यही हाइड्रोजन गैस हमें एल्किल हैलाइडों का अपचयन करके एल्केन देती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एथिल क्लोराइड की क्रिया जिंक और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। तो इस तरह से बच्चों एल्किल हैलाइडों के द्वारा भी हम एथेन प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, एल्केन बनाने की तीसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी हम दो प्रकार से एल्केन बना सकते हैं। पहला है कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलेशन से, यानी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों से एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। अब बच्चों, यहाँ पर सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम से मतलब है सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम यानी कि चूना कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम यहाँ पर सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो हमें मीथेन प्राप्त होता है। अब सोडियम एसीटेट में आप देखिए दो कार्बन है जबकि मीथेन में एक कार्बन है। तो इस तरह से हमें इस विधि के द्वारा विकार्बोक्सिलेशन विधि के द्वारा एसिड में उपस्थित दो कार्बन से एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्केन प्राप्त करने की दूसरी विधि है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। बच्चों, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर हमें एनोड पर एल्केन प्राप्त होते हैं। बच्चों, यह विधि सम संख्या कार्बन संख्या वाले एल्केनों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। उदाहरण के तौर पर जब हम सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें एनोड पर एथेन प्राप्त होती है। इसे आइए और अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों, हमने कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि पढ़ी है। आइए समझते हैं कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। बच्चों, हमने जाना कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें एनोड पर एथेन प्राप्त होती है
कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से होता है। बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास सोडियम एसीटेट है CH3COONA, यह विघटित होगा और हमें CH3C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन पर 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन पर 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। साथ ही हमें सोडियम आयन प्राप्त होगा। बच्चों, यहाँ पर हमने 2 अणु लिए हैं, इसलिए हमें कार्बोक्सिलेट के भी 2 अणु और सोडियम आयन के भी 2 आयन प्राप्त होंगे। दूसरी ओर बच्चों हमारे पास यहाँ पर जल है, जल भी आयनित होगा और हमें H+ आयन तथा OH- आयन प्राप्त होंगे। अब बच्चों हम देखते हैं कि एनोड पर किस प्रकार की क्रिया होगी। बच्चों यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश है, इसलिए यह एनोड की तरफ जाएगा और इसके दोनों ही यहाँ पर एनोड पर जाकर दोनों कार्बोक्सिलेट आयन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन यानी कि कुल 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और इस तरह से हमें जो आयन अब मिलेगा उसमें ऑक्सीजन पर अब कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक, तो अब इस तरह से ये जो अवस्था है बच्चों अस्थायी हो गई है ना, इसलिए ये क्या करेगा, ये अपने अब यहाँ पर इस बंध का विदलन होगा और यहाँ पर समांश विदलन होगा, जिससे साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक मेथिल समूह पर और दूसरा CO के बीच चला जाएगा, जहाँ पर ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है इससे मिलकर ये क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पर से जुड़कर यहाँ पर बंध बन जाएगा। यहाँ पर बनेगा CH3। अब यहाँ पर कितने हमें CH3 2 मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही हमें यहाँ पर 2 बंध बनने की वजह से C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। अब बच्चों चूंकि ये मुक्त मूलक है इसलिए अब ये दोनों मुक्त मूलक CH3 मुक्त मूलक आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस तरह से बंध बना लेंगे और हमें एनोड पर CH3 मेथेन प्राप्त हो जाएगी। तो ये बच्चों एनोड की क्रियाविधि हुई। आगे अब हम देखते हैं कि कैथोड पर किस प्रकार से क्रिया होती है। बच्चों अब हम जानते हैं कि जो धनावेशित आयन है वो कैथोड पर जाकर अपचयित होना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे पास H+ आयन भी है और सोडियम आयन भी है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम आयन के अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन आयन के अपचयन विभव के मान से कम होता है, इसलिए जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा वह कैथोड पर जाकर अपचयित होगा। इसलिए हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन कैथोड पर जाकर हाइड्रोजन गैस के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास इसके अतिरिक्त और कौन कौन से आयन बचे। यहाँ पर OH- आयन बचा हुआ है बच्चों और सोडियम आयन बचा हुआ है। ये कहाँ पर है, यह एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये जो हमारे सॉल्यूशन में है। अब ये दोनों ही 2 सोडियम आयन और बचे हुआ जो OH- आयन है ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जो कि हमें सॉल्यूशन में प्राप्त होगा। तो इस विधि के द्वारा हमें कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि से एनोड पर एथेन प्राप्त होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा सॉल्यूशन में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है।